नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, सामान्य हिंदी के इस व्याकरण के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम विकास अधिकारी की जो पुनः परीक्षा होने वाली है उसके उद्देश्य से ये सीरीज चलाई जा रही थी। क्रिया को देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने वाच्य को कवर किया था, यानी जो वॉयस होता है उसको कवर किया था, और उसमें हमने देखा था कि वो क्रियाओं के आधार पर काम करते हैं। मतलब उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का जिक्र हुआ था, तो वो सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। क्रिया को हम विस्तार से देखेंगे। पहले परिभाषा देखते हैं। चूंकि हमने पीछे देखा कि वाच्य ये क्रिया का असल में रूपांतर है, क्रिया का ही स्वरूप बदल जाता है उसके कर्ता, कर्म या भाव के हिसाब से। अब यहाँ क्रिया होती क्या है? तो जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है, काम हो रहा है या किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे ही कहते हैं क्रिया। और क्रिया का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो इसका मतलब है काम। और वाक्य में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये सामान्य परिभाषा है। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाबों को खेलना पसंद है। अब यहाँ खेलना जो है वो क्रिया है। रानू का उज्जैन जाना तय है, यहाँ जाना क्रिया है। पाकिस्तान का फाइनल में हारना निश्चित है, ये पहले से ही शर्त लगी हुई है, तो ये सट्टेबाजी है। हारना जो है वो क्रिया है। मतलब इसमें खेलना, जाना, हारना ये सब क्या है? काम के होने का भाव दर्शा रही हैं, तो ये सब क्रिया है। अब धातु की परिभाषा भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। तो धातु का मतलब यह है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनी है, ठीक है, क्रिया जो है वो खुद क्रिय धातु से बनी हुई है। तो ये धातुएं जो है ये असल में उस शब्द की जड़ होती हैं। जैसे किसी बड़े पेड़ को उगने के लिए एक बीज की आवश्यकता होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे कि वो पनप सके। वो बीज भी हो सकता है, टहनी यानी कलम भी हो सकती है, या कुछ जो पत्ते हैं, पौधे होते हैं उनमें पत्तियों से भी जड़ें निकल जाती हैं। तो अपना अपना संरचना है, कुल मिलाकर एक साधन चाहिए होता है ना, तो वो साधन जो है वो धातु है और उसी धातु के आधार पर क्रिया रची जाती है। तो ये क्रिया को बनाने वाले बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं धातु। जैसे कि दौड़ना क्रिया है, अब उसमें दौड़ धातु है। कुछ धातुएं संस्कृत की होती हैं और कुछ जो है वो हिंदी की धातुएं होती हैं जो कि बाद में रची गई। और सामान्य तौर पर हम ये देखते हैं कि धातु के अंत में, मतलब कोई भी धातु है, मूल स्वरूप जो है उसके अंत में अगर हम ना जोड़ देते हैं तो वो शब्द सामान्य रूप से क्रिया बन जाता है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हार धातु है, उसमें आपने ना जोड़ा तो हारना बन गया। जा में आपने ना जोड़ा तो जाना बन गया। अधिकतर होता है ऐसा कि ना जोड़ने पर वो क्रिया बन जाता है। तो ये एक सरल ट्रिक हो सकती है जिसे कि आप देखें। अब धातु के भी भेद होते हैं। चूंकि आप क्रिया पढ़ेंगे तो पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए, तो धातु जानना आवश्यक है। धातु में दो प्रकार की होती है, एक मूल धातु होती है और दूसरी ऐसी होती है जिसमें कि कई सारी मूल धातुओं को हम मिक्स कर देते हैं। जैसे आप रसायन विज्ञान में कंपाउंड यानी यौगिक पढ़ते हैं ना, दो या दो से अधिक तत्वों को समान मात्रा में या फिर एक निश्चित अनुपात में, समान मात्रा भी हो सकती है और एक निश्चित अनुपात हो सकता है, मतलब एक थोड़ा कम एक थोड़ा अधिक, लेकिन निश्चित होता है। तो उसमें अगर मिलाते हैं तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है वो असल में यौगिक होता है। मिश्रण और यौगिक के बीच का फर्क ये होता है कि आप निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा, मनमाना मिला देंगे तो मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो यहाँ भी वही होता है। निश्चित अनुपात में अगर हम दो धातुओं का या दो से अधिक धातुओं का संयोजन कर रहे हैं तो हमें यौगिक धातु प्राप्त होती है। तो मूल धातु में यह है कि ये स्वाधीन होती है, दूसरे पर अधीन नहीं होती है, अपने से उत्पन्न हुई है यानी मौलिक है। दूसरे शब्दों पर इनका कोई आधार नहीं होता है। जैसे कि पढ़ है, अब पढ़ धातु जो है ये कहीं से बनी नहीं है, मतलब कहीं और से इसको लेकर नहीं बनाया गया है, ये है बस। वैसे ही खा धातु है, मतलब इनका इजाद किया गया है, आविष्कार होता है ना किसी नई चीज़ का, तो वैसे ही लिख धातु है, पी धातु है, पीना उसी से बना है, लिखना, उसमें ना आप जोड़ेंगे तो क्रिया बनेगा। चल धातु है, तो ये सब क्या है? ये मूल धातु है। और यौगिक धातुएं क्या होती हैं? तो यौगिक धातुओं में ये होता है कि ये स्वाधीन नहीं है, जैसा कि आपको बताया कि मिलकर बनती हैं कई सारे से। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्रत्यय का योग कर लेते हैं। जैसे कि चल में आपने ना जोड़ा तो चलना बन गया। और कुछ यौगिक धातुएं होती हैं वो अनंत पदों में पाई जाती हैं। जैसे कुछ एकाक्षरी हैं, द्विअक्षरी हैं और चार अक्षरी धातुएं भी होती हैं। तो ये जो एकाक्षरी द्विअक्षरी हैं यहाँ तक तो मौलिक धातुएं भी काम करती हैं, मतलब जो मूल धातुएं होती हैं वो काम करती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अक्षर उसमें अगर जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका कहीं ना कहीं योग होगा, मतलब दो धातुओं को उसमें मिलाया गया होगा। तो ऐसे भी बनती है। कुल मिलाकर ये है कि यौगिक धातुओं की रचना को थोड़ा सा और समझ लीजिए। इनमें रचना तीन तरह से होती है, हमेशा प्रत्यय जोड़कर नहीं बनता है। कभी कभी क्या होता है कि धातु में प्रत्यय लगाने से सकर्मक और अकर्मक, इसके अलावा प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। हालांकि धातु में अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो ये मूल रूप से बन जाएगी क्रिया,
लेकिन उस क्रिया से अनेकों क्रिया अगर बन रही हैं तो वो एक मूल धातु के तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि वो मूल नहीं है, उसका स्वरूप जो है वो ईजाद नहीं किया गया है बल्कि बनाया गया है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि यौगिक धातु है। लेकिन मूल रूप से ये क्रिया हो जाती है, क्योंकि आप जब प्रत्यय जोड़ेंगे किसी मूल धातु में तो वो क्रिया का ही स्वरूप बनेगा। फिलहाल प्रेरणात्मक या प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं या फिर सकर्मक धातुएं बनती हैं, और कई धातुओं को अगर हम संयुक्त कर देते हैं तो संयुक्त धातु बनती है, जो कि यौगिक धातु ही है असल में। और जैसा आपको बताया था, संज्ञा या विशेषण के नाम से भी कभी कभी धातु को बना लिया जाता है। तो ये तो है। अब इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातुएं कैसी होती हैं। इनको क्रिया इसलिए कहा गया ना, क्योंकि जब आप अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे, मतलब कोई क्रिया है उसमें प्रेरणा का भाव आएगा, वो परिभाषा हम देख रहे हैं, अंत में प्रत्यय जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो क्रिया ही है, मूल रूप से वो क्रिया है। अब देखिए क्रिया है करना, ठीक है, क्रिया इसमें क्या है, करना है, और यहाँ क्रिया दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ प्रेरणार्थक क्रिया दिया है। तो करना जो है वो क्रिया है। अब उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा परिवर्तन, कराना, ये क्या है, प्रेरणार्थक है, मतलब आप किसी को प्रेरित करके कोई चीज़ करा रहे हैं, करवाना वही बात है। उसी प्रकार से काटना यानी खुद से काटना और दूसरे से करवाना यानी कटवाना, तो ये प्रेरणा देने वाला काम है। दूसरे को आप प्रेरित करेंगे तभी तो वो काटेगा। वैसे ही लजाना और लजवाना, दूसरे को आप लज्जित होने के लिए विवश करेंगे तभी वो लज्जित होगा, है ना, अपने से तो होगा नहीं। तो वही बात है, खुद से भी होगा, लेकिन मान लीजिए कि कोई निर्लज्ज आदमी है, उसको शर्म नहीं आ रही है, तो आप ऐसी ऐसी उससे बातें करें कि वो शर्मिंदा होने लगे, उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाएं, तो लजवाना हो गया। वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। वैसे ही खाना जो है ये मूल क्रिया है, और इसमें आपने क्या किया, वाना प्रत्यय जोड़ दिया, खिलवाना हो गया, या फिर ना जोड़ दिया, खिलाना हो गया। इसके बाद चलना, चलने के लिए चलवाना और चलाना, और देने के लिए दिलवाना और दिलाना, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं, तो पहचानना आसान है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, लिखना लिखवाना और सोना सुलवाना सुलाना, ये वैसे ही है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी धातु के स्वरूप में अगर देखें तो दो रूप होते हैं, एक तो अकर्मक क्रिया से होता है, मतलब अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक जब बनती है, ध्यान से देखिएगा, अकर्मक क्रिया जब प्रेरणार्थक बन जाती है यानी उसका स्वरूप हम बदलते हैं तो असल में वो सकर्मक बन जाती है। मतलब अकर्मक क्रिया है दौड़ना, और उसको हमने प्रेरणा में तब्दील कर दिया तो हो गया दौड़ाना या दौड़वाना। वैसे ही रोना तो रुलाना या रुलवाना, लजाना से लजवाना हो जाएगा। इसके बाद सोने से सुलवाना या सुलाना हो जाएगा, और हंसने का हंसवाना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो अकर्मक क्रिया थी उनका स्वरूप बदला, मतलब उन्हें प्रेरणा के तौर पे जब ढाला गया तो वो सकर्मक क्रिया बन गई, तो इनका स्वरूप पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसके बाद प्रेरणार्थक क्रियाओं का एक और यहाँ रूपांतरण आप देखिए, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से ये बन जाती है। जैसे कि सकर्मक क्रिया में आप देखिए, काटना आपका सकर्मक क्रिया है, उससे प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी तो कटाना या कटवाना हो जाएगा, सिर कटाना या सिर काटना या कटवाना। इसके बाद दौड़ना, दौड़ने से दौड़ाना और दौड़वाना दोनों हो जाएगा, ये प्रेरणा दे रहा है। ये सब जो है ये सकर्मक क्रिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं पढ़ना, सोना और हंसना, ये आपने देख लिया है, वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। अब चलिए देखते हैं यौगिक क्रिया को। तो यौगिक क्रिया में जैसा कि नाम था कि दो या दो से अधिक धातुओं को मिक्स करके हम बना रहे थे, या दूसरे शब्दों के संयोग से भी ये बन सकता है, प्रत्यय से भी बन सकता है। जैसे कि चलना से चलाना हो जाएगा, अब यहाँ ना प्रत्यय जोड़ा। रोना, धोना, उठना, बैठना, रो, पढ़ना, ये सब यौगिक क्रिया है। रोना जो है वो एक क्रिया है, और दूसरा जो है वो धोना है, धोना भी दूसरी क्रिया है, लेकिन दोनों को आपने एक में जोड़ दिया तो एक अलग ही अर्थ निकल आया, मतलब एक अलग ही तरह का काम वहाँ जाहिर हुआ। तो रोना धोना। और उठना बैठना, उठना भी एक क्रिया है और बैठना भी एक क्रिया है, दोनों भिन्न क्रिया है, लेकिन आपने साथ में जोड़ा तो ये यौगिक बन गया। वैसे ही रो, पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है और रोना दूसरी क्रिया है। चल देना, खा लेना, उठ जाना, तो ये वाक्य को थोड़ा और मुलायम बनाते हैं, वाक्य को सजीला बनाते हैं। इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग वाक्य में रोचकता को बढ़ाने का काम करता है। अब यहाँ नाम धातु की बात की गई है, तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, संज्ञा जो है वो नाम होती है, आपने शुरुआत में देखा था, जितने भी नाम हैं वो असल में संज्ञा है, और उनकी जो विशेषता बताएं ऐसे शब्द विशेषण होते हैं। तो जो धातुएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं उनको नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा से बनी हुई नाम धातुएं क्या हो सकती हैं, जैसे हाथ। अब हाथ जो है वो शरीर का एक अंग है, और ये गलत बात है, हाथ जो है वो शरीर के एक अंग का नाम है, असल में नाम हमने रखा है, वो प्रकृति ने उस पर लिख कर नहीं भेजा है कि ये हाथ है और ये पैर है, वो हमने यहाँ पर रख लिया है, ठीक है, तो उसका नाम है, उस बॉडी ऑर्गन का नाम है हाथ। तो उसमें हमने क्या किया, उससे धातु यहाँ परिवर्तित कर लिया, तो ये हो गया हथियाना, यानी अपने हाथ में लेना, अपने हस्तगत करना, उसको कब्जे में करना। वैसे ही बात, बात जो है वो एक नाम है। अब इसमें आप बतियाना, हालांकि बात जो है वो क्रिया भी होती है, बात करना क्रिया होती है असल में। लात यानी पैर, तो उससे लतियाना हो जाएगा। तो ये इस तरह के शब्द बनते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ समझने वाली है कि नाम से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, मतलब नाम को हम यहाँ पर रूपांतरित कर रहे हैं, उससे धातु बना रहे हैं, तो ये नाम धातु कहलाएगी। जैसा नाम है वैसा काम। आगे बढ़ते हैं, विशेषण से इनका निर्माण होता है, और आगे देखिए इसमें विशेषण से कैसे बनी है। जैसे कि विशेषण है गरम,
गर्म, ठंडा और पागल, ये तीनों क्या है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के भी प्रकार हम देखेंगे, फिलहाल यहाँ ये तीनों गुणवाचक विशेषण है। तो गर्म से जो हम धातु बना रहे हैं वो गर्माना हो जाएगा, ठंडे से ठंडाना हो जाएगा और पागल से पगलाना हो जाएगा। अब क्रियार्थक संज्ञा को देखिए। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब क्या है? तो ये बताया गया कि कोई भी क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं होती है, मतलब उसे हमने क्रिया बनाया है, वो असल में क्रिया नहीं होती है। विधि और काल के रूप को छोड़कर उसका प्रयोग सामान्य तौर पे संज्ञा के रूप में होता है। मतलब वो असल में होती है संज्ञा, लेकिन उसका स्वरूप वाक्य के हिसाब से परिवर्तनशील होता है, इसलिए हम कह देते हैं क्रिया। और ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। ऐसे जो शब्द होते हैं जो कि मूल रूप में संज्ञा होते हैं लेकिन वो क्रिया की तरह से काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। और ऐसी जो क्रियार्थक संज्ञाएं होती हैं उन्हें हम आमतौर पर जब संज्ञा पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। अब टहलना, यहाँ जो शब्द है ये ना लगा के, यहाँ ध्यान से आप देखें, टहल में आपने क्या किया है? ना लगा दिया है। तो टहल जो है वो असल में संज्ञा है, उसमें आपने ना लगाया तो वो क्रिया बन गया। और ये यहाँ मन के भाव को दर्शा रहा है। आप चल रहे हैं, मतलब मूल रूप से जो आप क्रिया कर रहे हैं वो क्या है? चल रहे हैं। आप अपने पैरों का प्रयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। अब वो आपके मन में भाव है कि आप टहल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, वो मन का भाव है। तो इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। क्रिया के कुछ कार्य होते हैं, तो क्रिया का सबसे बड़ा कार्य तो ये होता है कि कार्य के होने का बोध ये कराती है। मतलब कोई काम चल रहा है या हो रहा है या हो चुका था या होगा, मतलब जैसा काल है, जैसा समय है उसके हिसाब से, तो उसका बोध हमें क्रिया को पढ़कर ही होता है। टेंस की पहचान आप करते हैं तो उसमें क्रिया का ही स्वरूप देखते हैं कि वो कैसी है ना। यहाँ देखिए, घोड़ा घास खा रहा है, मतलब तत्काल में वो घास खा ही रहा है। जब आप उसे देख रहे हैं और बोल रहे हैं तो उस समय वो घास खा रहा है, तो ये काम चल रहा है, प्रेजेंट में ये है तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। रहा है, रही है, तो वो कंटिन्यूअस में आप डालिएगा, लेकिन कुल मिलाकर प्रेजेंट टेंस है। और शिव किताब पढ़ रहा है, रूपाली गीत गा रही है, ये सब क्या है? वर्तमान में हो रहा है। घोड़ा घास खा रहा था या घोड़ा घास खाया था, तो इस तरह का है, तो बीते हुए समय की क्रिया है, लेकिन है तो क्रिया। तो इसमें कुल मिलाकर बात यह है कि कार्य के होने का बोध इससे होता है। ये पहला उपयोग इसका है। दूसरा यह है कि क्रियाशीलता, मतलब वस्तु जो है वो क्रियाशील है, इसका भी बोध होता है। जैसे भैंस चरती हैं और लड़के खेलते हैं, गेंद लुढ़कती है, तो ये क्या है? इसकी क्रियाशीलता का यहाँ बोध हो रहा है, मतलब ये सक्रिय है। और स्थिति का भी बोध होता है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या जो करता है वो किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, ये पता लगता है। तो नीलम पढ़ती है, मतलब नीलम इस समय कैसी अवस्था में है? पढ़ रही है, पढ़ने की अवस्था है उसकी। पढ़ना क्रिया है लेकिन उसकी अवस्था इससे मालूम हो रही है। वह सो रहा है, ये हमें मालूम हुआ कि इस समय वो क्या कर रहा है, तो सो रहा है, उसकी अवस्था मालूम हो गई क्रिया से। राघवेंद्र खड़ा है, यानी इस समय वो एकदम तत्पर होकर खड़ा है, ये हमें मालूम हुआ। तो ये चीज़ें भी क्रिया ही बताती हैं। अस्तित्व का बोध होता है कि वो चीज़ सच में है, वो विलुप्त नहीं हो गई है। जैसे कि मनुष्य समाज में रहता है तो मनुष्य वहाँ पर मौजूद है, उसकी मौजूदगी का बोध भी क्रिया से होता है। चीता जंगल में रहता है, जो कि भारत से गायब हो चुका है, अभी अफ्रीका से मंगाया जा रहा है। और मगर, यानी जो मगरमच्छ है, वो पानी में रहता है, तो इसकी स्थिति का बोध हो रहा है, अस्तित्व का बोध हो रहा है। और मन स्थिति का भी बोध होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि मन के भाव को दर्शाती हैं। जैसे कि लड़के प्रसन्न हो रहे थे, अब यहाँ प्रसन्न होना जो है वो क्रिया है। तो इससे क्या मालूम हो रहा है कि लड़के बड़े खुश हैं, इस समय खुशी के माहौल में, तो ये उनकी जो मन स्थिति है, मन का भाव है, उसका ज्ञान हो रहा है। छात्र उत्साहित है, आलोक रो रहा है, मतलब दुखी है, तो इस तरह के मन के भाव भी क्रिया से जाहिर होते हैं। तो इतनी सारी इसकी उपयोगिता है, ये बहुत उपयोगी चीज़ है। अब क्रिया के भेद, ये मूल चीज़ है। तो आप जानते ही हैं कि सकर्मक और अकर्मक यही दो प्रकार होते हैं। तो इनकी परिभाषा बिना देर किए देख लेते हैं। देखिए, सकर्मक के भी दो बेटे होते हैं। एक तो द्विकर्मक क्रिया होती है, असल में ये बेटियां हैं, स्त्रीलिंग है। तो द्विकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है, ये सकर्मक के प्रकार है। तो पहले तो हम ये देखें कि सकर्मक है क्या। तो जिस क्रिया के व्यापार का, यानी जिस क्रिया के होने का परिणाम कर्म को झेलना पड़ता है या कर्म के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ हम कहते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक, स मतलब सहित, और कर्मक यानी कर्म पर आधारित। तो कर्म के साथ जो क्रिया चिपकी हुई है या कर्म को प्रभावित कर रही है, वो सकर्मक क्रिया है, सरल शब्दों में। एग्जाम्पल के तौर पे मंजुल आम खा रहा है, तो मंजुल भले ही ये क्रिया कर रहा है, लेकिन प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। आम की शामत आई है, वो उसे चूसे जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आम है, और आम पर ही वो खाने का प्रभाव पड़ रहा है। इससे कर्ता मुक्त है। आम खाने का उसको फायदा होगा, वो अलग चीज़ है, आम खाने से उसे अच्छा महसूस होगा, लेकिन मूल रूप से जो नुकसान झेलना पड़ रहा है या जो परिवर्तन आ रहा है वो किस में आ रहा है? कर्म में आ रहा है। तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। और इसी प्रकार से यहाँ और भी एग्जाम्पल है। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, तो लिखने का काम बालिका यानी एक लड़की के द्वारा संपन्न किया जा रहा है, लेकिन चूंकि उसके लिखने का प्रभाव निबंध पर पड़ेगा, बालिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ठीक है कि उसे अच्छे नंबर मिलेंगे अगर वो अच्छा लिखेगी, तो वो बाद की बात है। वाक्य से हमें जितनी जानकारी मिल रही है, लिखने से क्या होगा? निबंध या तो अधूरा रहेगा या फिर पूरा हो जाएगा, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। मतलब जो भी परिणाम झेलना होगा वो निबंध को झेलना होगा, बाद में निबंध की वजह से उस बच्ची को झेलना होगा।
तो वो बाद की बात है, हम तत्काल में रहेंगे। तो यहाँ निबंध पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बालिका क्या लिख रही है, मतलब उत्तर है निबंध, तो क्या लिख रही है यानी निबंध को लिख रही है, निबंध पे ही प्रभाव पड़ रहा है ना। द्विकर्मक क्रिया को देखिए, द्विकर्मक क्रिया जो होती है, मतलब सकर्मक क्रिया के दो प्रकार थे ना, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया, तो उसमें से पहले प्रकार को हम देख रहे हैं। तो द्विकर्मक क्रिया जैसे कि मालूम हो रहा है इसमें दो कर्म है, द्वि मतलब दो, तो कुछ सकर्मक क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं और कुछ दो कर्म वाली होती हैं, मतलब एक में एक ही कर्म हो सकता है और दूसरी जो है उसमें दो कर्म है, और दो कर्म वाली जो है उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे श्वेता ने रीना को बांसुरी दी। अब ये जो वाक्य है इसमें थोड़ा सा उलझाव है, और ऐसे उलझाव वाले वाक्य ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये सकर्मक क्रिया, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें आप देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये सेतु कहाँ से आ गया, मतलब इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों पर आप फोकस करिए। एक तो है श्वेता जो कि कर्ता है, वो काम कर रही है। अब कर्म कौन कौन है इसमें, तो बाकी जो है इसमें फैक्टर, उसमें से जो देना है, दी, ये शब्द क्या है, क्रिया है, तो इसको भी बाहर कर लीजिए। बची दो चीज़ें, रीना और बांसुरी। रीना को दे रही है यानी ऑब्जेक्ट को वो प्रदान कर रही है कोई चीज़, कर्म को कोई चीज़ दे रही है, और क्या दे रही है, तो बांसुरी। तो बांसुरी भी एक कर्म है, इसका मतलब है कि इसमें दो कर्म है, द्विकर्मक है ये। और ऐसे में कोई एक उसमें से प्रधान होता है, जब दो होंगे तो उसमें से कोई एक प्रमुख होगा जिस पर कि पूरा वाक्य आश्रित होगा, तो उसी को हमें पकड़ना होता है, उसी के हिसाब से काम करना होता है। तो बांसुरी इसमें मुख्य कर्म है, क्योंकि अंततः प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। ठीक है कि श्वेता ने रीना को बांसुरी दी तो रीना पर उसका असर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंतिम असर किस पर पड़ेगा, बांसुरी पर, क्योंकि पूछा जाएगा कि क्या बजाया जा रहा है, किसकी आवाज़ आ रही है, तो आप कहेंगे कि बांसुरी बज रही है, यानी अंत में बांसुरी को ही झेलना पड़ेगा। तो इसमें यह है कि बांसुरी जो है वो मुख्य कर्म हो जाएगी और रीना जो है वो गौण कर्म हो जाएंगी, यानी उनको हम बाद में देखेंगे। तो ये द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया वो होती है जब दो या दो से अधिक वस्तुओं, माफ कीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं का आपस में मेल होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है, पहचानना थोड़ा इसमें आसान हो जाता है, और दूसरी उसी के अर्थ की विशेषता बता रही होती है। ठीक वैसे जैसे संज्ञा की विशेषता विशेषण बताते हैं, ठीक वही काम यहाँ भी होता है। जैसे कि राम विद्यालय पहुँच गया, राम विद्यालय पहुँच गया, अब ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। और अकर्मक क्रिया अगर हम देखें तो ये देखिए सकर्मक के इतने सारे प्रकार हमने देखे, यहाँ तक जो है ना ये सकर्मक के प्रकार समाप्त होते हैं। यहाँ विद्यालय लिखा हुआ है, वो विद्यालय होगा, राम विद्यालय पहुँच गया, अब ये क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। ठीक, अब अकर्मक क्रिया को देखिए। अकर्मक क्रिया में पहली चीज़ तो यह है कि क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता है। मतलब सकर्मक है तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, अकर्मक है तो कर्म पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब ये जानने की इच्छा होगी कि किस पर पड़ेगा, तो वो पड़ेगा कर्ता पर। मतलब जो भी क्रिया होगी उसका सारा दारोमदार, उसकी जो जितनी भी भुगतान है वो कर्ता को झेलनी पड़ेगी। जैसे कि रति गई, अब जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रति पर पड़ रहा है, वो जहाँ गई वहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ जो क्रिया है वो अकर्मक है। पहचानना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। तो उदाहरणों को रटने की बजाय और ज़्यादा एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करने की बजाय सिर्फ जो मूल परिभाषा है, जो मूल कॉन्सेप्ट है, उस पर क्लियर करिए। ठीक है, उस पर पूरी तरह से स्टेबल रहिए, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमेशा यही सोचना चाहिए। अब पूरक क्या होते हैं, पूरक का मतलब यह है कि वो पूर्ति करते हैं, जहाँ कमी है उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए पूरा अर्थ नहीं व्यक्त कर पाती हैं। तो इस स्थिति में वाक्य क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए, मतलब वाक्य में क्रिया के अर्थ को हमें पूरा करना होगा, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। व्याकरण के लिहाज से क्रिया का अर्थ अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वाक्य को गलत मान लिया जाएगा। तो ऐसे में हमें कुछ शब्द अपनी ओर से जोड़ने पड़ते हैं, मतलब वो वाक्य की संरचना में शामिल करने पड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाता है पूरक शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने उसे कथाकार बनाया, उन्होंने उसे कथाकार बनाया। तो इसमें उन्होंने यानी जो एक व्यक्ति है वो यहाँ कथाकार उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो शब्द है ये कर्ता है और बनाना इसमें क्रिया है। लेकिन अगर ये लिखा जाता है कि उन्होंने कथाकार बनाया, किसको बनाया पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ क्रिया जो है वो बेकार हो जाएगी। तो उसको बताने के लिए यहाँ कथाकार शब्द जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें से कोई एक चीज़ हटा दें। पूरक का मतलब ये होता है कि वो वाक्य को संपूर्ण कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसे लिख देते हैं कि उन्होंने उसे बनाया, तो ठीक है कि ये कर्ता है, ये कर्म है और ये क्रिया है, तो वाक्य में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्या बनाया ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये बताना पड़ेगा कि कौन से प्रोफेशन में उसको जाने दिया, तो कथाकार बनाया, कहानीकार बनाया, या उन्होंने उसे डॉक्टर बनाया, जो भी। ठीक है, तो कथाकार शब्द जोड़ना पड़ा। तो कथाकार शब्द यहाँ पर पूरक है। और व्युत्पत्ति के हिसाब से जब हम क्रिया का भेद देखते हैं तो तीन प्रकार होते हैं। मूल क्रिया होती है, यौगिक क्रिया होती है और पूर्वकालिक क्रिया होती है। मूल क्रिया जो है ये दूसरे शब्द से नहीं बनी होती है, मौलिक होती है। जैसे पीछे हमने मूल शब्दों को देखा था, मूल धातुओं को देखा था, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, इनमें कोई और ज्वाइंट नहीं है, ये हैं पहले से।
और इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं छोटे छोटे, जैसे कि हूँ, है, था, थे, थी, ये सब जो है ये मूल क्रिया के ही अलग अलग उदाहरण हैं। इसके बाद आती है यौगिक क्रिया, और यौगिक क्रिया में अगर आप देखें तो जो क्रिया है वो अन्य शब्दों या प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है, और इसी को कहते हैं यौगिक क्रिया। जैसे कि आना, जाना, खा लेना, सिखाना, पढ़ना, तैराना, ये सब। अब इसमें कुछ प्रकार हो सकते हैं यौगिक बनाने के तरीके। तो क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर आप बना सकते हैं, जैसे कि खा जाना, गिर पड़ना। आप क्या कर रहे हैं, खा एक क्रिया है, मूल क्रिया है, और जाना दूसरी क्रिया है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये यौगिक बन रहा है। तो ये संयुक्त क्रिया भी कही जाती है। कुल मिलाकर आप जोड़ रहे हैं, एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी सहायक क्रिया होती है। यहाँ सहायक क्रिया का काम। और क्रिया के आगे आप या बा प्रत्यय लगाकर, मतलब जैसी आवश्यकता है, या तो आ लगाएं या बा लगाएं। ये जो प्रत्यय है इनको लगाकर भी बनाया जाता है। जैसे चलना, ना यहाँ लगाया, और उसमें यहाँ आप देख रहे हैं ना लगा के बनाया गया है प्रत्यय। आ और बा भी लगता है, यहाँ एग्जाम्पल नहीं दिया है, कोई बात नहीं। चलने से चलाना, ठीक है, तैरने से तैराना। अब इसमें आ की मात्रा है, असल में ये अंत में प्रत्यय जो है ना ये मात्रात्मक रूप में लगा हुआ है। प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं, तो ये मात्रात्मक प्रत्यय है। चलना जो है ये मूल क्रिया है, आपने क्या किया, उसमें आ की मात्रा का इस्तेमाल कर लिया, तो ये चलाना हो गया। ये प्रत्यक्ष तौर पर आपको नहीं दिखेगी। और वैसे ही तैरने से तैराना, लिखने से लिखाना, ऐसे, ठीक है। चढ़ जो है वो क्रिया है, आप लिख दें चढ़ावा, तो उसमें भी आ की मात्रा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, संज्ञा और विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगा के भी बनाया जाता है। जैसे धिक्कार जो है वो यहाँ शब्द है, और इसके आगे आपने लिखा धिक्कारना। पुचकार से पुचकारना, खरीद से खरीदना। तो नाम धातु क्रिया के तौर पे इसे हम पहचानते हैं, वो चीज़ हमने पीछे डिस्कस की है। पूर्वकालिक क्रिया जो होती है उसमें क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने से पहले पाया जाता है। मतलब दो क्रियाओं का यहाँ पे आपस में तुलनात्मक अध्ययन हम जब करते हैं तो हम देखते हैं कि एक क्रिया पहले संपन्न हुई है, दूसरी बाद में संपन्न हुई है। तो ऐसे में जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो, मतलब पहली चीज तो यह है कि एक क्रिया पहले संपन्न हुई, दूसरी बाद में संपन्न हुई, और जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त न हो उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। कुल मिलाकर पहले जो क्रिया हुई है, पहले जो काम हुआ है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे गोलू पढ़कर सोती है, तो तत्काल में वो कर क्या रही है, ये ध्यान दीजिए। पढ़ी थी, पढ़कर वो रख चुकी है किताब और अब सो रही है। इस समय तत्काल में जो क्रिया हो रही है वो सोना है, लेकिन उसकी पूर्वकालिक क्रिया क्या थी, वो पढ़ रही थी। तो पढ़ना यहाँ पे जो पढ़कर शब्द है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पहचानना आसान है, व्यवहारिक तौर पे अगर आप पहचानेंगे तो आसानी हो जाएगी। क्रिया की अवस्थाएं होती हैं, तो सामान्य अवस्था होती है, विधि अवस्था होती है, और संभाव्य अवस्था होती है। सामान्य अवस्था में ये होता है कि किसी विधान का निश्चय ज्ञात होता है। जैसे कि दुर्गेश आया, आपको पता है कि वो आया, तो आपने कह दिया, ये क्या है, एक सामान्य क्रिया। और गुड़िया खेल रही है, यानी आया और खेल रही है जो है, इसमें खेलने के विधान का निश्चय हो रहा है, आने के विधान का निश्चय हो रहा है, तो क्रिया की ये सामान्य अवस्था कही जाती है। विधि अवस्था वो होती है जिसमें कि आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का भाव प्रकट होता है। ध्यान से देखिएगा, आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का भाव प्रकट होता है। जैसे कि तुम खाओ, तुम्हें आज्ञा दी जा रही है कि तुम खाओ, तो ये क्या है, विधि अवस्था है। विधान आपके लिए किया गया, मतलब आपके लिए कानून बनाया कि आपको खाना है। और आप मुझे 500 रुपये दीजिए। अब इसमें आप डांट कर तो मांगेंगे नहीं कि 500 रुपये दो, तो मिलने से रहे 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो आप विनती करेंगे कि मुझे 500 रुपया चाहिए, दीजिए प्लीज़, और भले बदले में वापस ले लीजिएगा। तो ऐसे में क्या है, मुझे 500 रुपये दीजिए, यहाँ आज्ञा का भाव नहीं बल्कि विनती का भाव है, तो ये भी विधि अवस्था है। क्या मैं अंदर आऊँ, आप पूछ रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, तो ये भी चीज़, मतलब ये भी विधि अवस्था है क्रिया की। और क्या हम यहाँ घूम सकते हैं, मतलब आप अनुमति मांग रहे हैं, घूमने की अनुमति मांग रहे हैं, तो यहाँ जो अनुमति का भाव है वो प्रकट हो रहा है। तो इस तरह का ये विधि अवस्था है जिसमें कि 3 भाव मूल रूप से होते हैं, आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न का। अब यह अवस्था भी 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष होती है, दूसरी परोक्ष होती है। मतलब जो सामने से होती हुई दिखाई दे वो प्रत्यक्ष है, जो पीठ पीछे हो वो परोक्ष है, मतलब आंखों के ओझल हो। परोक्ष मतलब जो अक्ष से यानी आंखों से ओझल हो। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसमें आज्ञा, प्रार्थना या प्रश्न का वर्तमान काल में कार्यान्वयन हो रहा है, मतलब वो क्रिया तत्काल में हो रही है। आप दरवाजे से अंदर एंटर कर रहे हैं और अंदर वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आऊँ, तो ये क्या है, ये वर्तमान है। और वर्तमान वाली जो है उसको हम प्रत्यक्ष विधि में डालते हैं। अभी प्रकोष्ठ जाओ, आज्ञा दी जा रही है, तो ये क्या है, तत्काल की आज्ञा है। हम यहाँ रहें, पूछ रहे हैं आप, तो ये तत्काल का है, मतलब जिसने कहा उसके बाद मतलब उधर से अनुमति मिली तो आप वहाँ रहना शुरू कर देंगे, तो ये वर्तमान में हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष है। हे प्रभु उसकी रक्षा करो, आपने किसी को संकट में देखा और उसमें आपका कोई वश नहीं चल रहा है, तो ऐसे जब अपना हाथ पैर काम नहीं करता है तो लोग भगवान को याद करते हैं कि हमारी रक्षा करो या उसकी रक्षा करो, ठीक है। तो ये क्या है, तत्काल में की गई प्रार्थना है, तो प्रार्थना का भाव यहाँ है जो कि तत्काल में घटित हो रहा है, तो ये सब प्रत्यक्ष है, आंखों के सामने। परोक्ष क्या होता है, मतलब वो तत्काल में आपकी आंखों के सामने या वर्तमान में मौजूद नहीं है, लेकिन भविष्य में होगा या पीछे हो चुका है। जैसे तुम कल कार्यालय जाना, अब कार्यालय तो कल जाना है, ये आज तो हो नहीं रहा है, लेकिन आदेश दिया गया है कि तुम्हें कल जाना है। और तुम मैदान में खेलोगे, प्रश्न पूछा जा रहा है लेकिन ये कल की बात है या आगे की बात है। कुल मिलाकर मैदान में खेलोगे, गागेगी यानी फ्यूचर टेंस है। और आप मुझे मोबाइल दीजिएगा, अभी आपने ये नहीं कहा कि आप मुझे मोबाइल दीजिए,
आपने कहा दीजिएगा, यानी भविष्य में दीजिएगा। और तुम कल घर आ जाना, यानी जो होना है वो बाद में होगा, अभी नहीं होगा। ये सब परोक्ष है। तो ऐसी जो है इसको परोक्ष विधि कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। इसके बाद संभाव्य अवस्था जो क्रिया की होती है, इसमें क्रिया के अनुसार इच्छा, संदेह इत्यादि का बोध होता है और उसे संभाव्य की अवस्था की क्रिया कहते हैं। जैसे मतलब संभावना, संभाव्य का मतलब संभावना। शायद वह आगरा में मिल जाए, मतलब आप आगरा जा तो रहे हैं लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को खोजने जा रहे हैं जिसकी कि वहाँ संभावना है कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसी जो क्रिया है उसमें शायद जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, मतलब कुल मिलाकर अनिश्चय की स्थिति है। तो ये संभाव्य अवस्था है। वैसे ही आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वो घर पे होगा या नहीं आपको पता ही नहीं है, तो ये आपकी क्या है, संभाव्य अवस्था है। मैं परीक्षा में शायद उत्तीर्ण हो जाऊं, आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, आप पशोपेश में है कि शायद उत्तीर्ण हो जाऊं, तो ये क्या है, संभावना है। वह कल आएगा या नहीं कुछ पता नहीं है, तो आएगा या नहीं मतलब ये संभावना है। तो ये संभाव्य क्रिया है। यहाँ जो क्रिया का स्वरूप है वो कैसा है, संभावना वाला है। अब अगले वीडियो में हम विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने क्रिया को संपूर्ण किया है और तब तक के लिए नमस्कार।